एक बार मुझे कंफर्म करिएगा सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। ओके, मोहम्मद इम्तियाज आलम, मौसमी पेन, सुस्मिता, रिंकू, सोनी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? आई होप के सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसका टाइटल है टू अ स्काईलार्क। ठीक है, टू अ स्काईलार्क इज एन ओड। ये क्या है, एक ओड के फॉर्म में लिखी हुई पोइम है जिसको लिखा गया है पीबी शैली ने। और पीबी शैली इज द मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोएट, अ रिवॉल्यूशनरी पोएट, जिनको स्वतंत्रता से, फ्रीडम से काफी ज्यादा लगाव था। ही ऑलवेज अवॉइड एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन, इवन देन वेदर इट इज अ रिलीजन, पॉलिटिकल या फिर किसी तरीके का सोशल, इकोनॉमिकल, कोई भी बाउंडेशन हो, उस बाउंडेशन से हमेशा अपने आप को फ्री समझते थे। दैट इज वाई उनको हम रिवॉल्यूशनरी पोएट के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलेगा। आज आप लोगों की कमेंट में वहां पर नहीं देख पा रहा हूं, केवल यहीं पर देख पाऊंगा। सब कुछ क्लियर है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, बट मेरे यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आज मेरे सिस्टम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल फोन में दिख रहा है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो चलिए, आज की जो पोएम है हमारी काफी बड़ी पोएम है, तो इस पोएम के हम कुछ पार्ट्स को, मिंटू से कुछ स्टैंजास को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोएम काफी बड़ी है और ये लगभग 21 स्टैंजा की पोएम है और हर स्टैंजा में आपके 5 लाइन है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं आज की पोएम को। पहले तो इसके कुछ इंपोर्टेंट, जस्ट मिनट, चलिए पहले तो इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 को नोट करिएगा आप लोग। सबसे पहले दिया गया है इस पोएम के बारे में टू अ स्काईलार्क, जिसको हम ओड टू अ स्काईलार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओड टू अ स्काईलार्क के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ पोएम कंप्लीटेड बाय पर्सी बिशेल शैली इन लेट जून 1820। 1820 में इसको लिखा गया था और 1820 में ही इसको पब्लिश कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, टू अ स्काईलार्क इज आल्सो एन ओड, ये एक ओड भी है। मीन टू से हम कह सकते हैं दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड। ओड के फॉर्मेशन में इसको लिखा गया है। एन एलोबरेट पोएम दैट सेलिब्रेट्स और प्रेज समथिंग दैट इज इन दिस केस इज स्काईलार्क। मतलब यहां पर जो पोएट है वो सेलिब्रेट कर रहा है किसको? स्काईलार्क को। स्काईलार्क क्या है? एक पक्षी है जो बहुत अच्छे स्वर में गाता है। शैली कंपोज्ड टू अ स्काईलार्क इन समर। कौन सी समर में? 1820 की समर में इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था, जिस समय पर ये इटली में रह रहे थे। कहां पर रह रहे थे? लिवोर्नो में। ठीक, याद रखेंगे, ये एक टाउन है इटली का। सो पीबी शैली का टू अ स्काईलार्क इंस्पायर है एक सॉन्ग से, जो कि रियल स्काईलार्क का सॉन्ग बोला जा सकता है। मतलब इसकी जो स्वीट वॉइस है, मधुर आवाज है, किसकी? स्काईलार्क की। इसकी मधुर आवाज से ये इंस्पायर्ड है, जो उन्होंने सुनी थी इटली के उस टाउन में 1820 में। क्लियर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे पॉइंट दिया गया है द पोएम्स स्पीकर एड्रेस द वर्ल्ड डायरेक्टली एंड प्रेजेस द प्योरिटी ऑफ इट्स म्यूजिक। इसके म्यूजिक की काफी ज्यादा और एप्रिसिएशन की गई है। लेटर कॉन्ट्रास्टिंग इट विद सैड हॉलो ह्यूमन कम्युनिकेशन। मतलब जो स्काईलार्क का म्यूजिक है वो पोइट को काफी ज्यादा स्वीट लगता है, मधुर लगता है। बाद में पोएम जब जैसे जैसे प्रोसीड करती है तो इसकी जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा सबसे की जाती है। कभी वो पोएट से कंपैरिजन करता है स्काईलार्क की, कभी और ब्राइट क्लाउड से कंपैरिजन करता है, कभी इवनिंग टाइम से कंपेयर करता है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी नेचुरल फेनोमेना से कंपेयर करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पोएम अगर हम देखें तो ज्यादातर इसमें जो यूज किया गया है वो सिमिली का यूज किया गया है। मतलब स्काईलार्क को अलग अलग तरीके से कंपेयर किया गया है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ में। सो द पोएम्स
105 लाइन्स, इसमें टोटल 105 लाइन है और टोटल 21 स्टेंजा है, यानी कि 21 स्टेंजा है जो कि 5-5 लाइन के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और 5 लाइन का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, 1 2 3 4। पहली 4 लाइनें हैं वो शॉर्टर लाइनें हैं और लास्ट की जो डिफाइनिंग लाइन है वो काफी लंबी है, मतलब इनसे ज्यादा ट्वाइस है, लगभग दोगुनी बड़ी है। टू अ स्काई लार्क यूटिलाइज 2 डिफरेंट मीटर्स, इस पोएम में हमें 2 मीटर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो 4 लाइनें हैं इन 4 लाइनों का अलग मीटर है और लास्ट की जो फाइनल लाइन है स्टेंजा की उसका एक अलग मीटर है। ठीक, सो द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ ईच स्टेंजा आर रिटन इन ट्रॉकिक ट्राईमीटर। ट्राई का मतलब होता है 3 और ट्रॉकिक मीटर जो होता है आपका आयम्बिक मीटर के जस्ट अपोजिट होता है। आयम्बिक मीटर क्या होता है, आयम्बिक फीट क्या होता है, आयम्बिक फीट बेसिकली पहला जो सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, पहला जो सिलेबस होता है अनस्ट्रेस्ड होता है, उसके साथ में दूसरा जो सिलेबस होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। ये हमारा एक आयम्बिक फीट है। इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, मतलब पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल और उसके बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक, तो ये हमारा जो फीट बन जाता है ये ट्रॉकिक फीट बन जाता है। तो पहली जो 4 लाइनें हैं वो ट्रॉकिक ट्राईमीटर में है, मतलब इस तरीके के स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड करके 3 पेयर हैं टोटल, 1 2 3। ठीक है ना, यानी 1 2 3। क्लियर हुआ ये, चलेगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारे पास लास्ट लाइन, जो सबसे बड़ी लाइन है स्टेंजा की। ठीक है, द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टेंजा इज देन रिटन इन आयम्बिक हेक्सामीटर, मतलब आयम्बिक हेक्सामीटर जिसमें 6 आयम होते हैं। 6 आयम का मतलब ये है कि पहले अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, प्लस स्ट्रेस्ड, पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, इस तरीके के टोटल 6 पेयर होंगे, 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके के टोटल 6 पेयर होंगे। तो ये जो लास्ट की लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। यहां तक क्लियर हुआ। आयम जस्ट अपोजिट होता है ट्रॉकिक मीटर के, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में टू अ स्काई लार्क फीचर्स अ सिंपल एंड कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, टोटल आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ए बी बी। ठीक, मतलब पहली लाइन है वो थर्ड लाइन से कनेक्टेड है, दूसरी लाइन है वो फोर्थ लाइन से कनेक्टेड है और फोर्थ लाइन है वो फिफ्थ लाइन से कनेक्टेड है। टोटल बन जाती है आपकी ए बी बी। कहने का मतलब है ए और इसके बाद में ए, ये हमारा बी है। ठीक है ना, बी और बी और बी, इस तरीके से, मतलब पहली लाइन है वो तीसरी लाइन से है और दूसरी लाइन है वो तीसरी से और दूसरी है वो चौथी से और पांचवी लाइन से। ये फॉर्मेशन है हमारी इस पोएम का, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब इस पोएम के बारे में। अब हम इस पोएम के स्टेंजास को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेंजा, पहला स्टेंजा है हमारे पास में, स्टार्टिंग होती है यहां से। हमारा जो पोएट है मतलब पीवी शैली है, वो एक स्काई लार्क को गाते हुए सुनते हैं। उस गाने के सुनने के बाद में उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि वो इनके ऊपर एक पोइम लिखें। तो स्काई लार्क को एप्रिसिएट करते हुए, वेलकम करते हुए इस पोइम की शुरुआत होती है। वो बोलते हैं, हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट। हेल का मतलब होता है वेलकम, मतलब वेलकम टू ब्लाइथ स्पिरिट। ब्लाइथ का मतलब होता है हैप्पी, सारे शब्दों को समझते जाइएगा। हैप्पी स्पिरिट यहां पर बोला गया है उस क्रिएचर को, जिस क्रिएचर को वो वेलकम कर रहे हैं। और बेसिकली वो क्रिएचर कौन सा है, स्काई लार्क। कि हे प्रसन्न पक्षी, हे प्रसन्न आत्मा, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, नेक्स्ट वन,
बर्ड दाउ नेवर वर्ड। बर्ड का मतलब पक्षी होता है, दाउ का मतलब तू है, नेवर का मतलब कभी नहीं, वर्ड का मतलब वर। ठीक है ना, कि हे हैप्पी यानी कि हे प्रसन्न पक्षी, हे प्रसन्न आत्मा, तुम पक्षी तो कभी थे ही नहीं, तुम कभी पक्षी थे ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम कहां से थे, तुम या तो हेवन से थे यानी स्वर्ग से थे, या फिर कहीं इस स्वर्ग के किसी नजदीकी जगह से थे। फॉरेस्ट दाई फुल हर्ट, और वहां से तुम क्या करते हो, फॉरेस्ट का मतलब उड़ेल देना, किसी चीज में कुछ डाल देना, ठीक है ना, फॉरेस्ट का मतलब उड़ेल देना। तो फॉरेस्ट दाई, दाई का मतलब तेरा, फुल हर्ट का मतलब पूरे हृदय को, जहां से तुम अपने पूरे हृदय को उड़ेल देते हो, किसमें उड़ेल देते हो, इन प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में, स्टैंड का मतलब है मेलोडी, मतलब के म्यूजिकल नोट्स। अनप्रीमेडिटेट इसका मतलब है जो रेडीमेड नहीं है, मतलब जो तैयारी के साथ में नहीं किया जा रहा है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। ठीक है, आर्ट, आर्ट का मतलब कला होता है। तो यहां पर जो पोइट हैं वो उस वर्ड से यही कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत है हे प्रसन्न आत्मा, मैं तुम्हें पक्षी तो कभी मानता ही नहीं, क्योंकि तुम पक्षी तो कभी थे ही नहीं, तुम तो या स्वर्ग से आए थे या इस स्वर्ग की किसी नजदीकी जगह से आए थे, जहां से तुम अपने पूरे हृदय को इस प्रोफाउज स्टैंड यानी कि इस ओवरफ्लो मेलोडी में और अनप्रीमेडिटेड आर्ट के थ्रू ढकेल देते हो, पार कर देते हो, उड़ेल देते हो उन सारी चीजों को। ये इस पोएम का एक्सप्लेनेशन है इस स्टैंजा का, यू कैन गॉट इट। द स्पीकर passionately call out to a skylark praising it as the joyous spirit, यानी कि जो स्पीकर है वो उसको joyous spirit यानी कि बहुत ही खुश नसीब, हैप्पी स्पिरिट बोल रहा है। The speaker goes on to explain that the skylark was never really a bird। स्पीकर कहता है कि स्काईलार्क वाकई में कभी पक्षी थी ही नहीं, बेसिकली था ही नहीं बोलेंगे। Rather, the skylark is a creature from heaven, वो कहां से आया हुआ पक्षी है, स्वर्ग से, और एट लीस्ट नियर हेवन, या शायद स्वर्ग के किसी नजदीकी जगह से आया है। एंड फ्रॉम देयर, जहां से, द स्काईलार्क स्पॉन्टेनियसली पर्स। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है ऐसा ऐसी फीलिंग, ऐसी खुशी की फीलिंग जो कभी पहले फील नहीं की गई हो, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि अनप्रिपेयर्ड फीलिंग ऑफ जॉयस आउट इट्स इमोशन एंड प्लेंटीफुल आर्टफुल स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, नोट करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टैंजा में पोएट स्काईलार्क के बारे में क्या बोलते हैं। तो अगले स्टैंजा में वो उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि हायर स्टिल एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। ठीक है, पक्षी के बारे में बोल रहे हैं। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, यानी कि ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, पृथ्वी से ऊंचा, ठीक है ना, पृथ्वी से ऊंचा, आकाश में ऊंचा उड़ता चला जाता है। तो स्प्रिंगिस्ट, दाउ स्प्रिंगिस्ट, स्प्रिंगिस्ट का मतलब है फ्लाई, क्या होता है, फ्लाई। पॉइंट यहां पे कहते हैं कि तुम आसमान में धरती से ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ते चले जाते हो। एंड अब यहां पर सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, लाइक, किस तरीके से बता रहा है कैसे उड़ते चले जाते हो, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जैसे कि कोई आग का बादल हो। द ब्लू डीप, द ब्लू डीप, द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट। अब यहां पर जो ब्लू डीप आया है ये हमारे स्काई के लिए आया है, किसके लिए आया है, स्काई यानी कि आकाश के लिए आया है। द ब्लू डीप द विंगेस्ट, अगेन यहां पर जो विंगेस्ट है इसका मतलब है टू फ्लाई, क्या है, टू फ्लाई यानी कि उड़ना। एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर इनका मतलब समझ लीजिएगा। सिंगिंग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, स्टिल का मतलब फिर भी, डोस्ट का मतलब डज, शोर का मतलब उड़ना। शोर का मतलब क्या है, उड़ना। अगेन शोरिंग का मतलब उड़ना, सिंगेस्ट का मतलब सिंगिंग। तो ये पोएट कह रहे हैं कि तुम गाते हो, गाते हुए उड़ते जाते हो, एंड शोरिंग, और उड़ते हुए क्या करते जाते हो, गाते जाते हो।
ठीक है ना, यानी गाते हो तो उड़ते चले जाते हो और उड़ते हो तो गाते हुए जाते हो। तो इनको पूरी लाइनों में समझ लीजिएगा। द बर्ड कंटिन्यू टू शोर, जो पक्षी है वो कंटिन्यू क्या करता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। राइजिंग हायर एंड हायर, आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है, ऊंचा उड़ता हुआ जा रहा है। फ्रॉम द अर्थ, जमीन से। विच रिमाइंड द स्पीकर ऑफ बिलोविंग फ्लेम्स, और इसके उड़ने से उसको कैसा लग रहा है, अ क्लाउड ऑफ फायर, मतलब आग की लपटें जैसे उठती हैं, वे सारी चीजें उसको देखकर उसको फील हो रही हैं। द बर्ड ग्लाइड्स थ्रू आउट द वास्ट ब्लू स्काई, और जो पक्षी है वो उस बड़े नीले गहरे आसमान में उड़ता हुआ चला जाता है। वाइल सिंगिंग एंड फ्लाइंग एज इट सिंग्स, जब ये उड़ता है तो गाता है। एंड सिंगिंग एज इट फ्लाइज, और जब ये उड़ता है तब ये गाता है। क्लियर है, पूरा स्टेंजा क्लियर हो गया। कोई वर्ड ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे स्टेंजा है हमारा थर्ड स्टेंजा पे दिया गया है, इन द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द सन के सन। इन द गोल्डन लाइटिंग, गोल्डन लाइटिंग का मतलब है सुनहरी रोशनी। क्या है, सुनहरी रोशनी। ठीक है, सुनहरी रोशनी। ऑफ द संकेन सन, संकेन सन का मतलब है डूबते हुए सूरज की। ठीक है ना, डूबते हुए सूरज की। लाइन को समझिएगा। पोइट कहता है इन द गोल्डन लाइटिंग, यानी इस सुनहरे प्रकाश में, सूरज के, डूबते हुए सूरज के इस सुनहरे प्रकाश में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जिसके ऊपर क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। आप लोगों ने शाम का नजारा देखा, यहाँ पे इमेजरी का प्रयोग किया गया है पीवी शैली के द्वारा। पीवी शैली शाम के समय की इमेज क्रिएट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि शाम का जब समय होता है तो बादल पीले हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, बिकॉज सूरज की रोशनी जो होती है, डूबते हुए सूरज की जो रोशनी होती है उन बादलों पर सीधी पड़ती है। ठीक है ना, तो यहां पर वही कह रहे हैं कि डूबते हुए सूरज की रोशनी जो है वो इन बादलों पे चमक रही है, जिसके कारण ये जो है गोल्डन लाइटिंग लग रही है। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, यानी सूरज की जो रोशनी है उसके ऊपर ये क्लाउड है वो चमक रहे हैं। आगे बोलते हैं दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन, और तू मतलब स्काई लार्क डज फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरता है, और रन, और तुम इसके ऊपर क्या कर रहे हो, तैर रहे हो, मतलब हवा के साथ में बह रहे हो, और दौड़ रहे हो मतलब उड़ रहे हो। आगे बोलता है लाइक, अगेन यहां पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। लाइक एन अनबॉडीड जॉय, अनबॉडीड, बॉडीड का मतलब होता है शरीर, शरीर सहित, अनबॉडीड का मतलब है बिना शरीर के। अब यहां पर दिया गया है लाइक एन अनबॉडीड जॉय, हुज रेस इज जस्ट बिगिन, जिसने अभी अभी इस रेस को, इस काम को यानी कि उड़ना स्टार्ट किया है। तो पूरी लाइन को समझिएगा। पूरी लाइन में जो पॉइंट कह रहा है कि डूबते हुए सूरज की इस सुनहरी रोशनी जिसके ऊपर जो बादल हैं वो चमक रहे हैं, वहीं पर तुम उनके साथ साथ उड़ रहे हो और बहते चले जा रहे हो। जैसे कि तुम्हारा शरीर नहीं है, बिना शरीर के तुम बहुत खुश हो, और ऐसा लग रहा है कि तुमने ये रेस अभी अभी स्टार्ट की है। मीन टू से कि वो बिल्कुल फ्रेश विद एनर्जी है, मतलब कोई व्यक्ति जब जस्ट स्टार्टिंग करता है तो बहुत एनर्जेटिक होता है। तो पोइट यहां पर उससे यही कह रहा है कि जो स्काई लार्क है वो एनर्जेटिक है, बहुत फुर्ती है उसके अंदर, बहुत ही फास्ट है वो, ऐसा लग रहा है उसकी जो रेस है वो अभी अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। द सन बिगिंस टू सेट गिविंग ऑफ अ गोल्डन लाइट दैट इल्यूमिनेट्स द सराउंडिंग क्लाउड्स, द बर्ड्स ड्रिफ्ट्स अबाउट द ग्लिमरिंग स्काई as if it is a disembodied form of happiness only just beginning a race। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारे पास फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का स्टेंजा पे दिया गया है, आगे है द पेल पर्पल ईव, द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट। अब देखिए
पेल का मतलब क्या होता है? मुरझाया हुआ। अब यहाँ पे मुरझाने का तो कोई मतलब नहीं, तो पेल का मतलब येलो कलर यानी कि पीला कलर, ठीक है। पर्पल, तो पेल पर्पल यानी कि बैगनी नीला। इवन, इवन का मतलब है इवनिंग। तो पॉइंट यहां पे फिर से इवनिंग टाइम की बात कर रहा है कि पेल पर्पल कलर की जो शाम है वो शाम मेल्ट हो रही है। मेल्ट का मतलब चारों तरफ सूरज की जो रोशनी है हल्की हल्की मध्यम मध्यम वो हर जगह पर फैल रही है। अराउंड दाई फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब जहां पर तुम उड़ रहे हो तुम्हारे साथ साथ ये इवनिंग टाइम की जो रोशनी है वो जा रही है। बहुत सुंदर दृश्य क्रिएट किया जा रहा है। अब कैसे? तो ये यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे है। तो लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, हेवन का मतलब है स्काई, हेवन का मतलब क्या है? स्काई। जैसे कि कोई आसमान का तारा इन द ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे का मतलब है यानी कि दिन की, दिन के कड़े प्रकाश में, दिन के तीव्र प्रकाश में, दिन के तीव्र प्रकाश में आकाश का कोई तारा चमक रहा हो, ठीक है। Thou art unseen, अब जब दिन के प्रकाश में कोई तारा चमक रहा होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देता, तो पॉइंट यहां पे कह रहा है ठीक उसी तरीके से Thou art unseen, तुम भी दिखाई नहीं दे रहे, बट लेकिन yet I hear thy shrill delight, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी जो श्रिल डिलाइट है, श्रिल का मतलब होता है तीक्ष्ण, क्या होता है? तीक्ष्ण। डिलाइट का मतलब है आनंद। अब यहां पर इसका जो पूरा मतलब बनता है वो ये, पोइट कहता है कि जो पेल पर्पल इवनिंग है वो इवनिंग तुम्हारे साथ चलती हुई नजर आ रही है। तुम इस इवनिंग में उड़ रहे हो, और कैसे उड़ रहे हो? जैसे कि दिन के तीव्र प्रकाश में कोई आकाश का तारा चमक रहा हो जो दिखाई नहीं देता सूरज की रोशनी के कारण, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं कि वो वहां पर है, क्योंकि सभी को पता है तारे हमेशा चमकते रहते हैं। उसी तरीके से मैं भी तुमको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जो जॉयफुल वॉइस है, खुशी की जो आवाज है, स्वीटनेस है आवाज में, जो बहुत तेज तुम चीखते हो स्वीटनेस के साथ में, उसको मैं अभी भी सुन पा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पे। स्टैंजा नंबर 5 है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक, यहां पर कीन का मतलब है शार्प। कीन का मतलब क्या है? शार्प। देखिए पोएट्री है, पोएट्री में कुछ शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो वर्ड मीनिंग में वही है तो आप उसी को उसी सेंस में यूज करेंगे। यहां पर देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कीन एज आर द एरोज, एरोज, एरोज का मतलब बताऊंगा मैं अभी। एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, अब यहां पे सिल्वर स्पीयर आया है तो पूरी लाइनों को समझिएगा। कीन का मतलब है शार्प, एज आर द एरोज, एरोज का मतलब है रेज, क्या है? रेज या लाइट बोल सकते हैं, रेज या लाइट बोल सकते हैं। ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, सिल्वर स्पीयर का मतलब है द मून, क्या है? द मून। अब समझ लीजिएगा, तो तुम जो है कीन एज द एरोज, तुम जो हो इतने ज्यादा शार्प हो, इतने ज्यादा प्रकाशित हो, जैसे कि एरोज यानी कि जो लाइट है, जो प्रकाश है किसकी? चंद्रमा की जो रोशनी है उसके तरीके से तुम शार्प हो। हुज इंटेंस लैंप नैरो इन द वाइट डाउन क्लियर, हुज किसकी? चंद्रमा की जो रोशनी है, इंटेंस लैंप, रोशनी की बात हो रही है। चंद्रमा की जो रोशनी है जो मून लिट है वो कैसी हो जाती है? नैरो, नैरो का मतलब डल, कैसी हो जाती है? डल, मतलब कि स्लो, धीमी, जिसको हम बोल सकते हैं धीमी हो जाती है। कब? इन द वाइट डाउन क्लियर, जैसे ही भोर हो जाती है तो। अंटिल वी हार्डली सी, अंटिल वी हार्डली सी, और वो तब तक चमकता है, यानी कि जो रोशनी है तब तक धीमी होती है। अंटिल वी हार्डली सी, जब तक कि हम उसको बिल्कुल देखना बंद नहीं कर देते, वो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल नहीं हो जाती चंद्रमा की रोशनी। जैसे जैसे सुबह होती है तो चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो फिर हम उसको बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं।
आगे पॉइंट कहता है वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन हमको पता है वो रोशनी भले ही हमको दिखाई नहीं दे रही, वी हार्डली सी इट बट वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन फिर भी हमको पता है कि ये जो चंद्रमा की मूनलाइट है वो अभी भी बरकरार है, अभी भी एग्जिस्टेंस में। ठीक उसी तरीके से मुझे हमेशा तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एहसास होता रहता है, चाहे तुम मुझे दिखाई दो या ना दो। ठीक, याद रखिएगा। बहुत ही प्यारी पोएम है, बहुत अच्छा लगता है इस पोएम को पढ़ने में। सो द स्पीकर डीम्स द स्काईलार्क सॉन्ग एज ब्राइट एंड पायरसिंग एज मून बीम्स whose powerful glow is dimmed by the bright white of the morning sky. Although its light is difficult to make out, the speaker notes people still perceive that it is present. नेक्स्ट स्टेंजा है हमारे पास 6 नंबर का, बहुत ही खूबसूरत स्टेंजा है। आगे वो इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, ऑल द अर्थ एंड एयर, मतलब पूरी पृथ्वी पूरी हवा, विद दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज के साथ, इज लाउड, लाउड का मतलब है यहां पर टू फिल्ड बाई, किसी चीज से भर जाना। अब यहां पर किस चीज से भर रही है, उसकी आवाज से, तो कहने का मतलब है गूंजना, क्या गूंजना, यानी तुम्हारी जो आवाज है उस आवाज से पूरी पृथ्वी और हवा में हर तरफ तुम्हारी जो आवाज है वो गूंजना स्टार्ट हो जाती है। एज, फिर से सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। व्हेन नाइट इज वेयर, कब, जब नाइट बिल्कुल वेयर होती है। वेयर का मतलब क्लियर, क्लियर, क्लियर का मतलब भी क्या है, विदाउट एनी क्लाउड्स, बिना किसी बादल के, तभी तो नाइट क्लियर होगी, ठीक है ना। व्हेन नाइट इज वेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। सो यहां पर दिया गया द स्काई लार्क इज रिच कॉल सीम टू फिल द होल स्काई एंड अर्थ बिलो, रिमाइंडिंग द स्पीकर ऑफ द मून ऑन अ क्लियर नाइट इट्स रेज स्टीम आउट फ्रॉम अ सॉलिटरी क्लाउड appearing to fill the sky until it overflows। तो वहीं से from one lonely cloud, एक अकेले बादल के बीच से the moon rains, चंद्रमा की जो रोशनी है वो निकलती है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो निकलती है out her beams, ठीक है, अपनी मूनलाइट से होते हुए, and heaven is overflowed, और उससे जो आकाश है वो भर जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे, स्टेंजा नंबर 7 पे। स्टेंजा नंबर 7 पे दिया गया है वाट दाउ आर्ट वी नो नॉट। वाट का मतलब क्या हो, कौन हो, दाउ का मतलब तुम, आर्ट का मतलब आर, वी का मतलब हम, नो नॉट का मतलब नहीं जानते। तुम क्या हो, तुम क्या हो ये हम नहीं जानते। स्काईलार्क के बारे में पोइट कह रहा है तुम हो क्या ये हम नहीं जानते। What is most like thee, और तुम्हारे जैसा सबसे ज्यादा फैमिलियर, सबसे ज्यादा लाइकनेस क्या चीज है, मतलब बिल्कुल तुम्हारी जैसी और क्या चीज है। आगे कहता है फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी एज फ्रॉम दाई प्रीसेंस सोर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, यानी कि वो कहता है क्योंकि जो रेनबो क्लाउड्स हैं, जो रंग बिरंगे बादल हैं, वहां से डियर फ्लो नॉट, वहां से कुछ भी नहीं बहता, कोई बरसात नहीं होती, ऐसी कोई ड्रॉप्स नहीं गिरती, ब्राइट टू सी, जिसको हम इतना चमकीला देख सकें, जैसे कि फ्रॉम दाई प्रीसेंस, के तुम्हारे होने से, सावर्स यानी कि बरसात होती है किसकी, एक मेलोडी की। पॉइंट यहां पर कह रहा है कि तुम हो क्या ये हमें एहसास ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि बादलों से कोई ऐसी बरसात ही नहीं होती जो इतनी मेलोडियसली हो, जैसा कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस से होता है। ठीक है, तुम्हारे एग्जिस्टेंस से जो होता है, जो मेलोडियसली हम फील करते हैं, ऐसा किसी भी चीज से नहीं होता। आगे वो बोल रहा है लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कि एक, देखिए फिर से सिमिली का यूज किया गया है, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कि एक पोएट हमेशा खोया रहता है किसमें, लाइट ऑफ थॉट, अपने विचारों में। सिंगिंग हिम्स अनबिडन, सिंगिंग का मतलब गाते हुए, हिम्स का मतलब सीक्रेट सॉन्ग्स,
मतलब होली सॉन्ग्स। अनबिडन, अनबिडन का मतलब है एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे जो कभी गाए नहीं गए हों, ठीक है ना, ऐसे जो कभी गाए नहीं गए हों, पहली बार गाए जाने वाले सॉन्ग्स। टिल द वर्ड इज वर्थ, देखिए ये वर्ड जो आया है इसका मतलब है वर्थ। क्या है? वर्थ। वर्थ का मतलब है योग्य, काबिल हो जाना, ठीक है ना। जब तक कि संसार योग्य नहीं हो जाता, टू सिंपैथी, इसकी सिंपैथी के लिए, विद होप्स, उन आशाओं के लिए, एंड फियर्स, उन डरों के लिए, उन डर के लिए, इट ही डिड नॉट, जिस डर को उसने अभी तक जीता नहीं है, जिस डर पे उसने अभी तक कब्जा नहीं किया है। ठीक है, तो लाइन हमारी हो गई, एक पोएट जो कि अपने विचारों में खोया रहता है, अपनी उस हिम्स, उन मंत्रों को, उन गानों को गाते हुए जो गाने इससे पहले किसी ने नहीं गाए हैं। टिल द वर्ल्ड, जब तक कि संसार बिल्कुल योग्य नहीं हो जाता, उसको सिंपैथाइज करने के लिए उन उम्मीदों और उन डरों से, जो डर, जो उम्मीदें अभी तक उन्होंने फेस नहीं की हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन पोइट जहां पर सिमिली का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन इन अ पैलेस टावर। तो हाई बॉर्न मेडन का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कि काफी उच्च वर्ग में पैदा हुई हो। कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहते हैं तो इसको हम प्रिंसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसेस बोल सकते हैं, राजकुमारी जिसको बोल सकते हैं, एक राजकुमारी की तरह से। इन अ पैलेस टावर, एक महल की मीनार में। टूदिंग हर लव लेडन सोल इन सेक्रेट हार्ट। कहने का मतलब ये है, पोइट यहां पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे एक राजकुमारी अपने महल के ऊंची मीनार में बैठी हुई, शूदिंग मतलब कंसोल करती हुई, सांत्वना देती हुई, किसको? हर लव लेडन सोल, अपनी प्रेम से परिपूर्ण आत्मा को, इन अ सीक्रेट आवर। सीक्रेट आवर का मतलब है यहां पर साइलेंटली, इन अ प्राइवेसी, यानी जब एक विजुअल क्रिएट करने की कोशिश करिए माइंड में कि एक राजकुमारी है जो अपने महल की ऊंची मीनार पे, मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे बैठी हुई है, उसका मन प्रेम से परिपूर्ण है, मन में प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं और अपने आप को वो सूत कर रही है। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, विद म्यूजिक, विद म्यूजिक यानी कि संगीत से। और वो संगीत कैसा है? स्वीट एज लव, उतना मीठा जितना कि प्यार। विच ओवरफ्लोज हर बाउर, और वो संगीत क्या कर देता है? उसके महल के चारों तरफ, महल में चारों तरफ फैल जाता है। कहने का मतलब उस संगीत की ध्वनियां हर जगह पर पहुंच रही हैं। इस तरीके से जो स्काई लार्क है उसका साउंड यहां पर बता रहे हैं पोइट। तो नेक्स्ट, द स्पीकर कंपेयर द स्काई लार्क टू एन अरिस्टोक्रेटिक यंग वुमन हु सीक्रेटली सिंग्स फ्रॉम टावर ऑफ अ कास्टल टू कंफर्ट हर सोल विच इज बर्डनेड बाय लव, यानी कि जो प्यार से भरी हुई है। हर सॉन्ग आर एज डिलाइटफुल एज लव इटसेल्फ, उसका जो सॉन्ग है मेडन का इतना डिलाइटफुल है जितना कि प्यार स्वयं में होता है। एंड दे फिल हर चैम्बर्स, और वो साउंड उसके घर में यानी कि पैलेस में हर जगह फैल गया है। तो इसी तरीके से जो स्काई लार्क है उसका जो स्वीट म्यूजिक है, स्वीट साउंड है, उसके बारे में पोइट हमें बता रहे हैं कि जो स्काई लार्क है उसका जो साउंड है वो भी इसी तरीके का है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा नंबर है 10। लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन, जैसे कि, ग्लो का मतलब चमकने वाला, वार्म का मतलब कीड़ा, गोल्डन का मतलब सुनहरा। वन वर्ड में कहते हैं तो इसको हम जुगनू बोलते हैं। जैसे कि एक सुनहरे कलर में चमकने वाला जुगनू होता है। इन अ डेल ऑफ ड्यू, ड्यू का मतलब ओस होती है, डेल का मतलब घाटियां, ओस से भरी हुई घाटियों में। अब आप लोगों ने जुगनू तो देखा होगा शरद ऋतु में, जहां पर ओस इधर उधर फैली हुई होती है मैदान में, और घास के मैदान होते हैं मोस्टली फॉरेस्ट टाइप के एरियाज में, तो वहां जुगनू होते हैं जो कैसे होते हैं? गोल्डन लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, चमकते हुए। ठीक है, यहाँ पर पोइट बता रहा है कि उसी के तरीके से स्कैटरिंग अनबिहोल्डन,
स्कैटरिंग अनबिहोल्ड, स्कैटरिंग का मतलब है बिखेरता हुआ। क्या बिखेरता हुआ अभी बताऊंगा, वैसे तो बेसिकली लाइट को बिखेरता हुआ। अनबिहोल्डन बिना दिखाई दिए। अब देखिए सारी चीजों को समझिए, बिना दिखाई दिए। बिहोल्ड का मतलब होता है दिखाई देना, देखना। तो जो जुगनू है वो ग्लो वार्म गोल्डन है, मतलब सुनहरे कलर में चमकने वाला है, और डेल ऑफ ड्यू यानी कि ओस की घाटी में है। स्कैटरिंग कर रहा है वो अनबिहोल्डन बिना दिखाई दिए हुए अपनी रोशनी को, ठीक है ना। इट्स एरियल हुए, इसके हवाई कलरों को, इसके हवाई रंगों को। हवाई रंग का मतलब हवा में उड़ते हुए जो ये रोशनी बिखेर रहा है, जो चमक छोड़ रहा है, ये एरियल हुए बताया है पोइट के द्वारा। समझ में आ गया ना। तो जुगनी के सीन को आप इमेजिन कर लीजिए। अमोंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में, एंड ग्रास और घास के बीच में, विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। विच यानी कि जो, यानी फ्लावर्स और घास जो क्या करती है, स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब कवर अप, जो इसको कवर कर लेती है, या हम ये कहें कि इसको ढक लेती है। इट फ्रॉम द व्यू, यानी ये बोला जा रहा है कि जो जुगनू है वो अपनी रोशनी को बिना दिखाई दिए हुए लोगों को, अपनी जो एरियल हुए है, जो चमक है, रोशनी है, वो बिखेर रहा है घास में और फूलों पर। घास में और फूलों के बीच में, जो घास और फूल उसको ढक लेते हैं जिससे कोई उसको देख नहीं पाता। क्लियर हो गया। बाकी का ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा दिया गया हमारे सामने 11th। आगे फिर यहाँ पे सिमिली, जहां पर लाइक और एज का यूज किया गया है पोइट के द्वारा, वहां पर हर जगह पर क्या है, सिमिली का इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखिएगा। तो फिर से कहता है लाइक, जैसे कि अ रोज एम्बॉर्ड, जैसे कि एक रोज यानी कि गुलाब का फूल। रोज एम्बॉर्ड का मतलब है हिडन। एम्बॉर्ड का मतलब क्या है, हिडन। जैसे कि एक गुलाब छुपा हुआ हो, इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, अपनी खुद की हरी पत्तियों के बीच में। गुलाब का पौधा, सॉरी गुलाब का जो फ्लावर्स होते हैं, वे अपनी जो पत्तियां होती जहां से वो निकलते हैं बर्ड्स, उन्हीं के बीच में और छुपे हुए होते हैं। यहां पर पोइट ऐसा यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है, बाई वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड। और क्या कर दिया जा रहा है, वार्म विंड। वार्म विंड का मतलब है गर्म हवाओं के द्वारा। डी फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है फूल लगाना, डी फ्लावर का मतलब होता है टू प्लक। क्या है, टू प्लक। अब यहां पर जो पोइट ने अपनी पोइटिक लिबर्टी का यूज किया है, डी फ्लावर का मतलब है उसकी पत्तियों को तोड़ देना, ठीक है। तो जो वार्म विंड है, जो गर्म हवाएं हैं, वो क्या कर देती हैं, डी फ्लावर्ड कर देती हैं, उसकी जो पत्तियां हैं उनको तोड़ देती हैं। टिल, जब तक कि द सेंट इट्स गिव मेक फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स। और तोड़ने के बाद में क्या होता है, जब तक इसकी जो सेंट होती है, इसकी जो ब्रीज होती है, यानी इसकी जो खुशबू होती है, इट गिव्स मेक फेंट, ये उसको फेंट कर देता है। किसको, अभी बताऊंगा। इट मेक्स फेंट, ये उसको फेंट कर देता है, यानी कि एक तरीके से आलसी बना देता है, फेंटेड कर देता है, मूर्छित करने की अवस्था में उसको पहुंचा देता है, ठीक है ना, बहुत ही डली बना देता है। मेक फेंट विद टू मच स्वीट, बहुत ज्यादा स्वीटनेस होने के कारण, किसमें, इसकी सेंट में, यानी कि जो फूल है उसकी जो पत्तियां टूट गई हैं, उसके कारण जो सेंट क्रिएट हो रही है, ब्रीज, वो क्या करती है, फेंट कर देती है अपनी मधुरता के कारण। दोज, उनको, हैवी विंग्ड थीव्स, जो भारी पंखों वाले चोर हैं उनको। अब देखिए यहां पर भारी पंखों वाले चोर कौन है, जो वार्म विंड है वो अपने हवा के झोंकों से उन फूलों की पत्तियों को डिफ्लावर्ड कर देती है, तोड़ देती है। तोड़ने के कारण उससे जो ब्रीज यानी कि खुशबू निकलती है, सेंटेड होता है पूरा एटमॉस्फेयर, वो हवा में फैल जाता है। हवा को यहाँ पे फेंटेड बताया। फेंटेड का मतलब ये है कि उस हवा के मध्य जो कोई आ जाए वो फेंटेड हो जाएगा, मतलब
सो जाएगा, इतना ज्यादा उसमें स्वीटनेस वो फिल कर देती है उसके पेड़ों के जो फ्लावर्स की जो सेंटेड लीव्स होती हैं वो। और वो लीव्स किसके द्वारा, वो सेंट किसके द्वारा चुराई जा रही है, हैवी विंग्ड थीव्स, यानी कि उस वार्म विंड के द्वारा। यहाँ पर जो हैवी विंग्ड थीव्स है वो क्या है, वो हवा को बोला गया है, ठीक है, क्योंकि हवा ही तो है जो उसकी सेंट को चुरा रही है। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर है हमारे पास 12th, साउंड ऑफ वर्नल शावर। वर्नल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, वर्नल का मतलब होता है वसंत। क्या होता है, बसंत। शावर का मतलब होता है बरसात। क्या होता है, बरसात। चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, या वर्षा ऐसे लिख लीजिए, जैसे आप चाहो वैसे लिख लीजिए। इसको हम बौछार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बौछार। ठीक, तो साउंड ऑफ वर्नल शावर यानी कि बसंत ऋतु की जो बौछारें हैं पानी की, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, इस चमकती हुई घास पर। अब देखिए, बसंत ऋतु में जो घास होती है उस पर ओस की बूंदें, ठीक है ना, ओस की बूंदें, या ये कहें कि हल्की हल्की पानी की जो बूंदें अगर पड़ जाती हैं उस पर, तो वो चमकती हुई नजर आती है। जब रोशनी उन पर पड़ती है तो ट्विंकलिंग करती हुई नजर आती है। तो पोइट यहाँ पर वही इमेज क्रिएट कर रहा है कि जो बसंत ऋतु के बाद में जो बरसात होती है, उस बरसात की बूंदें जब इस घास पर पड़ती हैं तो घास कैसी लगती है, ट्विंकलिंग यानी चमकती हुई लगती है। तो साउंड ऑफ वर्नल शावर, तो इस बसंत ऋतु की बौछार का जो साउंड है, इसे चमकती हुई घास पर, रेन अवेकन फ्लावर्स ऑल दैट एवर वाज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश। यहां तक समझ लीजिए, आगे बाद में बताता हूं। तो जो रेन है वो फ्लावर्स को क्या कर देती है, फ्लावर्स को खिला देती है, फूल खिल जाते हैं उन पानी के कारण, जो बसंत ऋतु की बौछार होती है उससे। और पोएट बता रहा है कि ऑल दैट एवर वाज, और ये सब कुछ हमेशा से कैसा था, जॉयस था, आनंद से भरपूर था, क्लियर स्पष्ट एंड फ्रेश यानी कि ताजा, फ्रेश, जॉयफुल, सब कुछ मधुरता इसमें भरी हुई थी। जब बरसात के कारण फूल खिल जाते हैं तो मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। अब इसके अपोजिट में पोएट कह रहा है कि द म्यूजिक, दाई का मतलब ये जो हमारा स्काई लार्क है, इसका जो म्यूजिक है, म्यूजिक डज सरपास, तुम्हारे म्यूजिक ने इन सभी खूबसूरत एटमॉस्फेयर की जो चीजें हैं, सभी नेचुरल फेनोमेना है, इनको सरपास कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है, दबा दिया है। मतलब स्काई लार्क का जो म्यूजिक है, जो स्वीट वॉइस है, वो पोइट को इन सारी खूबसूरत चीजों से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले स्टेंजा पे। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारे पास 13, टीच अस स्प्राइट और वर्ड, हमको सिखाओ। वर्ड कह रहा है हमको सिखाओ, हे तुम स्पिरिट हो या कोई पक्षी हो, मतलब कोई आत्मा हो या कोई पक्षी हो, तुम मुझे सिखाओ। व्हाट स्वीट थॉट आर दाइन, तुम्हारे जो विचार हैं वो कौन से वाले विचार हैं जो सुंदर हैं, स्वीट हैं। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है, प्रेज, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, किसकी, लव और वाइन, मैंने न तो प्यार की प्रशंसा सुनी है, ना ही शबाब यानी कि शराब की प्रशंसा सुनी है। और यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने स्वीट हैं, मुझे भी सिखा दो, क्योंकि मैंने कभी भी न तो किसी आशिकी के बारे में सुना है, ना किसी शराब के बारे में सुना है। That painted forth a flood of rapture so divine, जो क्या करता है, पेंटेड फोर्थ, जो उड़ेल देता है, और फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, फ्लड ऑफ रैप्चर का मतलब है एक तरीके से आनंद से परिपूर्ण, डिवाइनिटी के आनंद से परिपूर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। दैट प्लांटेड फोर्थ, जो उड़ेल देता है, और फ्लड ऑफ रैप्चर, आनंद की बाढ़ को, जो कि इतनी देवीय होती है, इतनी डिवाइन होती है। तो वो पोइट कह रहा है कि मुझे इस तरीके की सारी चीजें सिखा दो। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैंने लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन किया है, ये इसका यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर के स्टेंजा पे।
आगे पॉइंट कहता है कोरस हिमनियल। कोरस का मतलब होता है ग्रुप सॉन्ग, जो ग्रुप में गाया जाता है उसको कोरस कहते हैं। हिमनियल का मतलब है यहाँ पर शादी समारोह के जो ग्रुप सॉन्ग होते हैं उनको यहाँ पर बोला गया है। शादी में गाए जाने वाले, ठीक है ना, शादी में गाए जाने वाले सामूहिक गाने, समझ लीजिएगा, शादी में गाए जाने वाले सामूहिक गाने कोरस हिमनियल, या ट्रुम्फल चैंट, या फिर विजय पर। विजय का मतलब है जब हम किसी तरीके की विक्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, उल्लास में होते हैं, हर्ष उल्लास में होते हैं, तब जो गाने गाते हैं, ठीक है ना। ट्रम्प चांट मतलब उल्लास, हर्षोल्लास, खुशी, विजय में गाए जाने वाले गीत या शादी समारोह के जो ग्रुप सॉन्ग होते हैं वे। मैच्ड विद दाइन, जब उनको तुमसे मिलाया जाए, अगर उनको कंपेयर किया जाए तुम्हारे स्वीट म्यूजिक के साथ में। वुड बी ऑल, वे कैसे होंगे, बट एन एम्प्टी वांट। वांट का मतलब होता है बखान, गुणगान जिसको बोलते हैं ना, बखान, गुणगान, या फिर ये बोल सकते हैं कि सिर्फ बातें, ठीक है ना, बातें जिनको हम बोल सकते हैं। तो अगर तुम्हारे म्यूजिक को शादी समारोह में गाए जाने वाले ग्रुप सॉन्ग, जो बहुत, देखिए शादी में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं कितने खुशी के गीत होते हैं। जब किसी की शादी होती है तो बहुत मन खुश होता है और बहुत ही इंजॉयमेंट आता है वहां पे। ऐसे ही जब किसी की किसी जगह पर जीत होती है, विक्ट्रियस उसको घोषित किया जाता है, तो वहां पर जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है वो बहुत ही आनंददायी होता है। तो अगर उन सभी म्यूजिक को तुम्हारे इस स्वीट म्यूजिक के साथ में मैच किया जाए, वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, तो वे सिर्फ कोरी सेख ही समझ में आएंगी, केवल एम्प्टी, खाली, खाली बखान समझ में आएगा, केवल मतलब इसका कोई यूज नहीं हो ऐसा गुणगान समझ में आएगा। और कह रहा है अ थिंग वेयर इन, और एक ऐसी जगह जहां पर वी फील, यानी कि ये जो म्यूजिक है वो एक ऐसी चीज हमें समझ में आएगी, वी फील देयर इज सम हिडन वांट, यानी कि ये जो गाने हैं इनमें हमें ऐसा समझ में आएगा कि सम हिडन वांट, कि उसमें कुछ छुपा हुआ क्या है, कुछ छुपा हुआ मिस्टेक है, ठीक है, कुछ छुपी हुई ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। हिडन वांट, छिपी हुई कुछ कमियां बोल सकते हैं यहाँ पे, हिडन फॉल्ट, ठीक है ना, हिडन फॉल्ट। चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये नीचे मैंने लिख दिया है। इन द स्पीकर्स आई व्हेन measured अगेन द बर्ड सॉन्ग इवन वेडिंग hymns एंड सॉन्ग सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज आर नथिंग बट होलो बूस्ट, बूस्ट का मतलब शेखी बखरना, दैट हिंट एट एन अनस्पोकन डिजायर फॉर समथिंग मोर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का स्टैंजा है हमारे पास, यहां दिया गया है व्हाट ऑब्जेक्ट आर द फाउंटेन्स। व्हाट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब चीजें, आर द फाउंटेन्स वो कौन सी चीजें हैं जो क्या हैं, सोर्स हैं। फाउंटेन का मतलब यहां पर सोर्स मानिएगा। सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज निकलती है, उसका जहां से प्रोडक्शन हो रहा है। तो भी कौन सी चीजें हैं जो क्या हैं, सोर्सेज हैं, ठीक है ना। ऑफ दाई हैप्पी स्टैंड, तुम्हारी इस मधुर ध्वनिया, तुम्हारा जो स्वीट म्यूजिक है उसकी जो सोर्स हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। व्हाट फील, कौन सा क्षेत्र है वो, और वेव्स, लहरें, और माउंटेन्स या किसी तरीके के पहाड़, कैसे हैं वे। व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन, और किस तरीके का स्काई है या फिर वो मैदान है। व्हाट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, या फिर वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा प्यार है, दाइन ऑन काइंड। देखिए एक व्यक्ति जब किसी से प्यार करता है तो अपने तरीके के ही व्यक्ति से करता है। तो यहाँ स्काई लार्क है, तो पोएट उससे पूछ रहा है कि वो कौन सा पक्षी है जिससे तुम इतना प्यार करते हो, जो तुम्हारे तरीका का है, जिससे तुम प्यार करते हो। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या वो कौन सी चीजें हैं जिससे तुम ये भूल गए हो कि पेन किसी तरीके की चीज होती है, जिससे कि तुम इतना सुंदर गाते हो, जिससे कि तुम इतना
सुंदर गाते हो। द स्पीकर वंडर्स अलाउड अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड द स्काईलार्क्स कॉल। स्काईलार्क के साउंड के लिए जो सोर्सेज जिम्मेदार हैं उनके बारे में पोइट पूछ रहा है। आस्किंग द वर्ड विच ऑब्जेक्ट हैव बीन द सोर्स ऑफ इट्स जॉयफुल मेलोडीज, कि तुम्हारी इस जॉयफुल मेलोडीज की जो सोर्स हैं वो क्या रही हैं। कोई स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ ओपन लैंड या बॉडीज ऑफ वाटर या फिर कोई माउंटेन रेंजेस या फॉर्मेशन ऑफ स्काई और ग्रासलैंड, या पूछ रहा है कि लव ऑफ अदर लार्क और अनफैमिलियरिटी विद द सफरिंग, क्या चीज है जिससे तुम इतना सुंदर गाते हो। आगे नेक्स्ट 60 नंबर का स्टैंजा है हमारे पास, जिसमें पोइट आगे कहता है विद दाई क्लियर कीन जॉइंस। दाई का मतलब तेरी, विद का मतलब साथ, विद दाई क्लियर कीन जॉइंस, क्लियर मतलब स्पष्ट, कीन का मतलब साफ सुथरी, तुम्हारी जो साफ सुथरी आनंदमय स्थिति है, तुम्हारा जो साफ सुथरा आनंद है, एंजॉयमेंट है। लैंगर्ड, लैंगर्ड कैन नॉट बी शेडोड ऑफ एनोन्स। लैंगर्ड का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से जब हम किसी चीज को कई बार सुन लेते हैं तो कई बार सुनने के बाद में वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे कि आज के जमाने में भी बहुत सारे पॉप म्यूजिक होते हैं, ठीक है ना, पॉप म्यूजिक होते हैं, तो पॉप म्यूजिक हम बार बार अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको सुनते सुनते हम बोर हो जाते हैं, ठीक है ना, बोरियत होना स्टार्ट हो जाती है। कोई म्यूजिक हमें बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था, बट जब कई बार उसको सुन लिया तो उसको सुनते सुनते हम ऊब गए। तो पोइट यहां पर यही कह रहा है कि विद दाई क्लियर कीन जॉइंस, तुम्हारा जो साफ सुथरा आनंद है, लैंगर्ड कैन नॉट बी, उससे कोई ऊब नहीं सकता, ठीक है ना, उससे कोई ऊब नहीं सकता। शैडोड ऑफ एनोन्स, यानी कि क्रोध की छाया, नेवर केव नियर दी, क्योंकि जो क्रोध की छाया है वो तुम्हारे पास कभी नहीं आई। अब देखिए एक्चुअली में ये लाइन पोइट ने क्यों बोली कि क्रोध की छाया है तुम पर कभी नहीं आई। एक व्यक्ति के दो तरीके के हैबिट्स होते हैं, वो दो तरीके से बिहेव करता है। जब वो खुश होता है तो उसकी जो वाणी होती है, मतलब जो आवाज होती है, बोलने का तरीका होता है, बहुत मधुर होता है। ऐसा लगता है कि इससे प्यारा इंसान दुनिया में कुछ है ही नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से आपसे कोई गलती हो जाए या वो गुस्से के मूड में हो तो फिर देखिए उसकी आवाज, उसके बोलने का तरीका, ऐसा लगेगा कि दुनिया की जितनी आग है वो उसके अंदर भरी हुई है, जितनी कर्कशता है, जितनी कड़वाहट है वो उसकी जुबान से निकल रही है। तो इंसान का जो स्वभाव है वो बदलता है क्योंकि उस पर क्रोध की छाया पड़ती है, बट स्काई लार्क पे कभी क्रोध की छाया पड़ी ही नहीं है। दाउ लोवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड एसआईटी, मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि तुमने प्यार किया, तुम प्यार करते हो, बट नेवर न्यू, लेकिन तुम्हें नहीं पता लव सैड एसआईटी। कहने का मतलब ये है कि जो प्यार से चीजें उब जाती हैं, प्यार से चीजें एक तरीके से बोरियत जो हो जाती है, उबना लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, उबना। तो तुम प्यार से कभी उबे नहीं, तुम प्यार करते हो बट नेवर न्यू लव सैड कैसेटी, लेकिन तुमने कभी इसके जो उबना होता है वो फील नहीं किया। ड्यू टू द क्लियर इंटेंस हैप्पीनेस इन द स्काईलार्क सॉन्ग, speaker cannot imagine that it is exhausted or has non trace of irritation, कि तुम कभी भी इरिटेशन की और गिरफ्त में आए। द स्पीकर कंक्लूड दैट द स्काईलार्क loves but has never experienced the sadness that excessive love can bring, यानी कि उसको प्यार के बाद में जो सैडनेस होती है वो कभी महसूस नहीं हुई, इसलिए उसका म्यूजिक हमेशा स्वीट रहेगा। इसको हम दूसरे एग्जांपल से बता सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कोई प्यार करता है तो शुरुआत में तो प्यार बहुत अच्छी फीलिंग देता है, बट एज सुन एज जैसे जैसे प्यार पुराना होता है तो उसके अंदर एक बरीडनेस, एक टायर्ड समअप ऐसा महसूस होने लगता है कि अब
थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। तो ऐसा स्काईलार्क के साथ में नहीं हुआ, वो जैसा था उसका लव वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अक्सर लोग शादी के बाद में बोरियत महसूस करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे भी बोर हो जाते हैं। आगे बोला जा रहा है वॉकिंग, वेकिंग और स्लीप, यानी कभी जागते हुए कभी सोते हुए। दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, डीम का मतलब है थिंक अबाउट। क्या है? थिंक अबाउट मतलब विचार करना। कभी तुमने जागते हुए कभी सोते हुए, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, तुमने अपनी मृत्यु का विचार किया होगा। अक्सर आप लोग भी करते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम मर जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि तुम कभी सोते हुए कभी जागते हुए तुमने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा होगा, गहन तरीके से सोचा होगा। कैसे सोचा होगा? थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, बहुत ही सच्चे और गहराई के साथ में तुमने मृत्यु के बारे में सोचा होगा। देन, किससे ज्यादा? देन वी, यानी हमसे ज्यादा। वी मॉर्टल ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब है जितना हम मृत्यु को समझते हैं उससे ज्यादा तुमने मृत्यु के बारे में गहनता से सोचा होगा। जब एक व्यक्ति दुनिया में बहुत ज्यादा घमंडी है, उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज मुझे मिलनी चाहिए, सब कुछ मेरा है, सामने वाले को कुछ देना पसंद नहीं करता। बट जब उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी मृत्यु की घड़ियां नजदीक आ गई हैं, तो आप लोग देखते होंगे अक्सर कि उस व्यक्ति ने मरते हुए अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को दान कर दी। तो ऐसा अक्सर होता है कि लोग मरते हुए काफी शालीन हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं जब उनकी अंतिम घड़ियां नजदीक आती हैं। तो पोइट यहाँ पे पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हम लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं, जितना हमने जाना है, हम तो कभी कभार सोचते हैं और इतनी गहराई से नहीं सोचते, चलो मरेंगे मर जाएंगे देखा जाएगा, बट अभी तो सब कुछ बटोर लो, अभी तो सब कुछ मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। बट स्काईलार्क ने क्या किया है? मौत के बारे में बड़ी गहनता से सोचा है, और इतनी गहनता से सोचा है कि हम कभी नहीं सोच सकते। दैट इज भाई वो बहुत ही ज्यादा शालीन, सज्जन और दयालु और स्वीट हो गया है। उसका जो बिहेव है वो बहुत ज्यादा विनम्र टाइप का है। दैट इज वाई। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच और सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, ठीक है ना, कि किस तरीके से कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा जो म्यूजिक है इतना क्रिस्टल क्लियर थोड़ी होता, ठीक है ना, इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता, स्वच्छ और पवित्र नहीं हो पाता। तुमने ऐसा विचार किया होगा तभी तो ऐसा सब कुछ हो पाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 80 नंबर का दिया गया स्टैंजा। 80 नंबर के स्टैंजा में है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम यानी कि ह्यूमन बीइंग, विट हम सभी लोगों की कह रहा है, वाइट सेंस में यूज कर रहा है वी, हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब अतीत में, आफ्टर का मतलब फ्यूचर में। हम लोग हमेशा कभी अतीत में झांकते हैं, कभी भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं, वर्तमान में कुछ नहीं देखते। वर्तमान में क्या हो रहा है वो कभी रास नहीं आता। वर्तमान में कितने भी अच्छे दिन चल रहे हो बट वो अच्छे नहीं चलेंगे। अगर अतीत में कुछ थोड़ा सा बेटर हुआ है तो वो अच्छा लगेगा कि इससे बढ़िया तो मेरे पुराने दिन थे, या फिर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन रहती है कि फ्यूचर में इससे भी बढ़िया होगा, बट वर्तमान में कुछ नहीं चाहते, वर्तमान को कभी इंजॉय नहीं करते। एंड पाइन, पाइन का मतलब है किसी चीज के प्रति लालसा रखना, या हम ये कहें लॉन्गिंग, है ना, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी की चाह रखना। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और जो हमारे पास नहीं है उसकी हम हमेशा इच्छा करते हैं। आज घर में चाहे कितना भी बढ़िया खाना बना हो, लेकिन खाना खाते समय भी ये सोचेंगे कल क्या बनाएंगे। तो ये जो कल है और कल है, मतलब एक आने वाला कल और एक जाने वाला कल, दोनों के बीच में हम उलझे रहते हैं। अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज हॉट। तो देखिए यहां पर चीजों को समझिएगा। सिंसियरेस्ट लाफ्टर का मतलब है हमारी जो सबसे अच्छे मोमेंट होते हैं, सबसे अच्छी जो हंसी होती है, ठीक है ना, सबसे बढ़िया जो दिन होता है, उसकी बात यहां पर हो रही है।
अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दे टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे यानी ह्यूमन बीइंग के जो स्वीटेस्ट सॉन्ग पोइट बता रहा है कि अगर हम मेलोडी भी सुनते हैं तो मेलोडी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है। अच्छा ये बताइए, डिस्को भांगड़ा चल रहा हो तो डिस्को भांगड़ा केवल शादी के मूड पे ही अच्छा लगेगा, जब हम शादी में जा रहे होंगे। डांसिंग सॉन्ग केवल जब कोई फंक्शन हो रहा होगा वहां अच्छे लगेंगे। बट जब हम अकेले हों तो हमको सिर्फ वही सॉन्ग अच्छे लगते हैं कि जैसे ये कहें कि जब याद की बदली छाती है ना, इस तरीके के जो सैड सॉन्ग है, तू नहीं तो तेरी याद सही यादों के सहारे जी लेंगे, तो इस तरीके के जो सैड सॉन्ग है ये हमारी बेस्ट मेलोडीज है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, अब स्वीटेस्ट सॉन्ग हमारे जो सबसे बढ़िया सॉन्ग है जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, हमारे लिए बहुत ही खास हैं, आर दोज वे सॉन्ग हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जिनमें सिर्फ दुख भरा हुआ है। कहने का मतलब जो दुख भरे गाने हैं, सैड सॉन्ग हैं, वे हमारे सबसे ज्यादा मन पसंदीदा मेलोडीज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे स्टैंजा को और देख लीजिए, मे भी मुझे लगता है शायद आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम भविष्य में और अतीत में हमेशा झांकते रहते हैं, एंड पाइन और सोचते रहते हैं उस चीज की लालसा के लिए, फॉर व्हाट इज नॉट जो हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, यानी कि हमारे जो खुशी के पल हैं उनके बारे में, उन चीजों को हम देखते हैं। विद सम पेन इज फ्रॉड, जिसके साथ में कुछ दर्द भी जुड़ा हुआ है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अवर सैडेस्ट थॉट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दिया 90 नंबर का स्टैंजा, येट फिर भी, इफ वी कुड स्कॉन, फिर भी हम अतीत में और फ्यूचर में देखते रहते हैं, फिर भी हम क्या करें। पोइट यहां पे बोल रहा है कि अगर हम कर सकते, स्कॉन का मतलब हेट, स्कॉन का मतलब हेट, अगर हम घृणा कर सकते या अगर हम अवॉइड कर सकते, मतलब दूरियां बना सकते किस चीज से, हेट से, घृणा छोड़ देते, नफरत छोड़ देते, अहंकार छोड़ देते, और हमें जो डर लगता है कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, ये सारी चीजें छोड़ देते, तो इफ वी वर थिंग्स बोर्न नॉट टू शेड अ टीयर, अगर हम ऐसे प्राणी होते, ऐसी चीजें होती जो इसलिए पैदा होते जिनको आंसू नहीं बहाना है। कहने का मतलब यह है, हम ऐसे तरीके से पैदा होते जिनको आंसू नहीं बहाना है, हमारे अंदर घृणा नहीं होती, हमारे अंदर डर नहीं होता, और अतीत या किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं होता। तो पोएट कह रहा है, आई नो नॉट, फिर भी नहीं मैं जानता, हाउ दाई जॉय, तेरी जो जॉय है, स्काईलार्क का जो आनंद है, वी एवर शुड कम नियर, कि जितने तुम खुश हो, तुम्हारा जो आनंद है, उस आनंद की कभी हमें हल्की सी फीलिंग भी हो जाएगी। बिकॉज हमारी जिंदगी में बहुत सारे झंझट हैं, हम अतीत के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर घृणा है, नफरत है, ठीक है ना, डर है कुछ गलत हो जाने का। तो इस तरीके से हम इतने खुश नहीं हो सकते जितने खुश तुम हो, मतलब स्काईलार्क है। नेक्स्ट वन हमारे पास है 20 नंबर का स्टैंजा, यहां दिया गया है, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल टीजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड। पोइट यहां पे स्काईलार्क कह रहा है कि बेटर देन, हर चीज से तुम बेटर हो, जो डिलाइटफुल साउंड है उनके अगर मेजरमेंट की जाए तो उन सभी से बेटर हो तुम, एंड बेटर देन ऑल ट्रीजर्स, और उस हर खजाने से बहुत अच्छा है, स्काईलार्क के गुणों की बात की जा रही है, दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो किताबों में मिलता है। कौन, स्काईलार्क की क्वालिटी जो है वो हर डिलाइटफुल साउंड से बेटर है, हर बुक में मिलने वाले नॉलेज से बेटर है। दाई स्किल, तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारी जो काबिलियत है, टू पोइट, पोइट का मतलब पोइटिक। अब यहां पर स्काईलार्क क्या है, साउंड वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो पोइट उसकी वॉइस को, उसके साउंड को पोइट्री बता रहा है, काव्य बता रहा है। तो तुम्हारी जो काव्य है, तुम्हारा जो काव्य का नजरिया है, तुम्हारी जो काव्य की स्किल है, साउंड स्किल है, कैसी है, वर दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि तुम जमीन से हमेशा दूर रहते हो।
दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि तुम जमीन से हमेशा दूर रहते हो। स्काईलार्क जो होता है वो जमीन पे बहुत कम आता है। तो पोइट ने यहाँ पे क्या बताया, एड्रेसिंग द स्काईलार्क एज अ क्रिएचर हु डिसमिस अर्थली मैटर, क्योंकि उसने अर्थली मैटर्स को छोड़ दिया है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड से उसे कोई मतलब नहीं है। आना जाना लाना ले जाना, कमाना खाना देना, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। द स्पीकर एक्सप्लेन दैट टू पोइट्स द स्काईलार्क्स स्किल इज ग्रेटर देन द रिदम ऑफ एनी ब्यूटीफुल साउंड और एनी प्रीसियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड इन बुक्स। हर चीज से बेटर है। आगे बढ़िएगा, एंड दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। टीच मी, पोइट आगे कहता है, टीच मी, मुझे सिखा दो, हाफ द ग्लैडनेस, ग्लैडनेस का मतलब है हैप्पीनेस, मुझे अपनी खुशी का आधा सिखा दो, ठीक है ना, हैप्पीनेस, मुझे तुम जितने खुश हो उसका आधा तरीका बता दो कि उसका आधा खुश हो जाऊं मैं। दैट के दाई ब्रेन मस्ट नो such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now। तो यहां पर जो पोएट है वो ये कह रहा है कि तुम जितने खुश हो, जितने खुशी से तुम गाते हो, उतनी खुशी से उसका आधा मुझे सिखा दो। दाई ब्रेन मस्ट नो, जितना तुम जानते हो, सच हारमोनियस मैडनेस, यानी कि ये जो म्यूजिकल मैडनेस है, संगीत में जो पागलपन है, ऐसा पागलपन मुझे सिखा दो। तो फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, तो ये मेरे ओठों से बहेगा, ये जो म्यूजिक तुम्हारे मुंह से निकल रहा है ये मेरे ओठों से भी बहेगा। और क्या होगा, द वर्ल्ड, और ये संसार, शुड लिसन, ये सुनेगा, ये पूरा जीवन पूरा संसार सुनेगा। कैसे सुनेगा, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे कि मैं तुम्हारे साउंड को अभी सुन रहा हूं, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे स्काईलार्क से उन सभी चीजों को सिखाने के लिए कह रहा है जो कि वो खुद गा रहा है। उसके बाद में वो भी कुछ गाएगा तो लोग उसकी बात को भी ऐसे ही सुनेंगे जैसे कि पोएट स्काईलार्क की बातों को सुन रहा है। तो ये पोएम हमारी यहीं पे फिनिश हो जाती, ठीक है ना। चलिए।